देखो चौहान वंश, चौहान वंश में हमने कल पढ़ा था अर्णोराज चौहान, जिसके अंतर्गत उसका मुख्य कार्य कौन सा था? वराह मंदिर। कौन सा? वराह मंदिर। और वराह मंदिर के अलावा कौन सा था? कौन सी? आना सागर झील कब बनाई थी? 1137 में। और किनको और आकर बनाई थी? कहाँ पे बनाई थी? अजमेर में। 1137 में अरबों को और आकर अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज चौहान ने। इसके बाद में जो शासक आता है वो लेते हैं विग्रह राज चतुर्थ। कौन लेते हैं? विग्रह राज चतुर्थ। 1158 ईस्वी से लेकर 1163 ईस्वी तक शासन किया था इसने। कब से कब तक? 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक। इतिहास में प्रसिद्ध है ये। विशल देव चौहान के नाम से। किस नाम से? विशल देव चौहान के नाम से फेमस है। और इन्हीं विशल देव चौहान ने अपने नाम से बिशलपुर बांध बनाया और बिशलपुर कस्बा बसाया था। अब देखो, इसी का शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है, ध्यान रखना। स्वर्ण काल रहा। अब ये बात कौन कह रहा है? तो ध्यान रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कही है ये बात। ये विग्रह राज चतुर्थ के जो अजमेर का शासक था उसका शासनकाल ही चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। देखो उसके पीछे रीजन क्या है कि एक तो ये कि दिल्ली को सबसे पहले अगर कोई राजधानी बनाने वाला था अजमेर के चौहानों में, तो वो कौन था? विग्रह राज चतुर्थ था। शायद इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा, इसका शासनकाल स्वर्ण काल बताया। किनका? चौहानों का बताया। ये बात बताने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उनका मानना है। इसके अलावा उपाधियां मिली है इसे। क्या मिली है? उपाधि। एक कवि बांधव पूछी हुई है कई बार। कौन सी उपाधि? कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक उपाधि इसको मिली है कवि बंधु। क्या मिली है? कवि बंधु। देखो दोनों ही उपाधियां अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग रूप में दी। कैसे? कवि बंधु की उपाधि तो इसलिए दी कि ये स्वयं कवि था। विग्रह राज। और कवि बांधव इसलिए दी, कवियों का आश्रय दाता था ये। कवियों का आश्रय दाता था, शरण देता था उनको, इसलिए इसको कवि बांधव विग्रह राज को ये इतिहासकारों के द्वारा दी गई है। देखो ये स्वयं कवि बताया गया है या स्वयं कवि था, तो इसने एक नाटक की रचना की थी। नाटक लिखा था इसने, उसका नाम था हरि केली। कौन सा नाटक लिखा? और ये हरि केली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया। और आज भी इस हरि केली नाटक के संस्कृत में जो लेख या श्लोक लिखे हुए हैं वो हमें अजमेर में देखने को मिल जाते हैं। देखो कैसे, देखना है अभी। इसने निर्माण करवाया था
संस्कृत पाठशाला का अजमेर में। इसका निर्माण करवाया, संस्कृत पाठशाला बनवाई थी इसने अजमेर में। और इसी संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर हरि केली नाटक की रचनाएं लिखी गई है। अलग गलत लिख दिया, हली केली हो गया, हरि केली। नाटक के कुछ अंश हैं, कुछ अंश लिखवाए थे। लेकिन फिर बाद में आप ध्यान रखना कि संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था। पढ़ा रखा है इंडियन जीके में, ध्यान रखना। इसको तुड़वाया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। इसे तुड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। और इसी पर इसके अंश आज भी लिखे हुए मिले। इसीलिए तो कहा गया है कि बाहर से आने वाले लोगों ने यहाँ के पाठशालाओं को या मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर अपने धार्मिक स्थलों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। अगर नहीं पता हो तो 2.5 दिन का झोपड़ा जब आप देखने जाओ तो इतने मोटे मोटे पत्थरों से दीवारें तैयार की गई है। उनकी दीवारों पे आप गौर से देखना, नीचे से लेके ऊपर तक उनके ऊपर संस्कृत में लेख लिखे हुए हैं, या संस्कृत में कुछ अंश लिखे हुए हैं। जो वो अंश लिखे गए हैं वो कौन से नाटक के हैं? हरि केली नाटक के, और संस्कृत भाषा में लिखे हुए। अब इसको तुड़वाया और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो इसे 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। भाई उर्दू में उर्स बोल दो, अरबी में उर्स बोल दो, अपने हिंदी में मेला बोल दो, और इंग्लिश में फेयर बोल दो। फेयर, मेला। आई बात समझ में? तो एक बार स्टार्टिंग वाली चीज को तो कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा निर्माण कार्य, ध्यान रखना इसके द्वारा दूसरा निर्माण कार्य। देखो बिशलपुर कस्बा बसाया। और यहीं बिशलपुर में एक अपने मंदिर भी बनवाया था, कोकणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और यहीं पर बिशलपुर में बिशलपुर बांध बनवाया। और इसी का पानी आज हम जयपुरवासी पीते हैं। तो बिशलपुर बांध बनाने वाला व्यक्ति विग्रहराज चतुर्थ था, और इसे ही बिशलपुर बांध का पानी पेयजल परियोजना के तहत सर्वप्रथम जयपुर में लाया गया था। ध्यान रखना, बिशलपुर परियोजना के तहत सबसे पहले इसका पानी किस जिले के लिए लाया गया था? तो जयपुर के लिए। अब ये बिशलपुर कस्बा वर्तमान में कहाँ है? तो ध्यान रखना, टोडा राय सिंह टोंक में है। कहाँ पे है? टोडा राय सिंह टोंक जिले में है ये। और यही टोडा राय सिंह टोंक के मुबारक महल में ईद के दिन किसी जमाने में ऊंट की बलि दी जाती थी, ऊंट काटा जाता था। ठीक है। और टोंक एकमात्र क्या रही है? मुस्लिम रियासत जिसकी स्थापना अमीर खां पिंडारी ने की थी। और ये जमीन किसने दी थी? जगत सिंह सेकंड ने दी थी।
किस विवाद में दी थी? कृष्णा कुमारी विवाद, जो आमेर आमेर ने सॉरी यहाँ मेवाड़ की थी। कहाँ की थी? मेवाड़ की थी। ध्यान रखना इस चीज को भी। इसके बाद में मैं बात करूं, सम्राट अशोक का अभिलेख था टोपरा में। कहां पे था? इस अभिलेख को दिल्ली लेकर आया था ये। कहां लेके आया? दिल्ली लाया। और दिल्ली लाकर इसके ऊपर लिखवाया। क्या लिखवाया? देखो, इसमें लिखवाया इसने कि मैंने आर्यावर्त से मुसलमानों को समाप्त कर दिया है। मैंने आर्यावर्त से मुसलमानों को समाप्त कर दिया है। ऐसा इसने अशोक के शिलालेख पे लिखवाया, जो ये टोपरा से कहां लेके आया था? दिल्ली। और दिल्ली क्यों लेके आया? तो भाई दिल्ली इसने अपनी राजधानी बनाई थी बाद में, उस समय लेके आया। तो ये निर्माण कार्य भी किसका है? और इसी पे क्या लिखता है आगे? अब मेरे वंशज, अब मेरे वंशज इन्हें अटक नदी तक छोड़ गया है। ये बात कौन लिखवाता है? विग्रह राज चतुर्थ। देखो पूरी बात देखो, इसने क्या लिखवाया कि भाई दिल्ली लेके आया था सम्राट अशोक का टोपरा अभिलेख, जिसके अंतर्गत विग्रह राज चतुर्थ लिखवाता है कि मैंने आर्यावर्त से मुसलमानों को समाप्त कर दिया है। मतलब जो हिंदुस्तान आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, वहां से मुसलमानों को मैंने खदेड़ दिया। अब मेरे जो वंशज है, या मेरे बाद में जो वंशज आएंगे, वो इन्हें कहां तक छोड़ के आए? अटक तक। शायद आपको पता नहीं होगा, अटक से लेकर कटक तक ही पूरा हिंदुस्तान था। अटक से लेकर कटक उड़ीसा तक, सिंध तक पड़ता है अटक, और कटक पड़ता है उड़ीसा तक। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र था वो हिंदुस्तान था, और उसको हम क्या कहते हैं? आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा आगे बढ़े तो इसके दरबारी कवि, देखो दरबारी कवि में हमें एक नाम मिलता है सोमदेव। क्या नाम मिलता है? और एक का नाम मिलता है नरपति नालह। नरपति नालह। और ये दोनों ही किताबें किससे संबंधित है? तो सॉरी, दरबारी किससे संबंधित है? विग्रह राज चतुर्थ, जिसके अंतर्गत सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रह। इसका ग्रंथ कौन सा है? ललित विग्रह। और इसके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, वो ग्रंथ था बिसल देव रासो। कौन सा था? बिसल देव रासो। और इन दोनों से ही हमें किसकी जानकारी मिलती है? विग्रह राज चतुर्थ कह लो या बिसल देव चौहान कह लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत किसका उल्लेख है? तो देसल देवी, देसल दे या देवी, और विग्रह राज की प्रेम कहानी का वर्णन है। मतलब इसकी प्रेमिका और इसके बीच में जो प्रेम प्रसंग चला था, जीएफ बॉयफ्रेंड वाला ख्याल, वो। अब दूसरे ग्रंथ में क्या लिखा है देखो, प्यार करो किसी और से और शादी करो किसी और से। वो दोनों ग्रंथ ये बहुत बढ़िया से समझाते हैं। इसके अंतर्गत इसके विवाह का उल्लेख है।
किसका है? विवाह का, जिसके अंतर्गत राजमती का विवाह है, राजमती का विवाह बिसलदेव से हुआ था। इसमें विग्रहराज वही है, इधर बिसलदेव वही है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। अब बात आती है राजमती कौन थी, तो धार एमपी की राजकुमारी थी। कौन थी? धार एमपी की राजकुमारी थी। इस समय जब विवाह किया गया था तो इस समय ये सबसे अमीर क्या माना गया है? शासक। अब अमीर शासक होने के साथ में जब पहले मैं बात करूं राजमती की, तो राजमती की जो माता थी वो कहती है, धार के शासक थे राजा भोज। शासक कौन थे? तो राजा भोज की पुत्री थी ये। तो भाई राजा भोज से कहती है रात को, क्योंकि दिन में तो बात करने का टाइम ही नहीं मिलता हस्बैंड वाइफ को, रात को बात करेंगे, और कहती है कि छोरी सियाणी होगी ब्याह कर दो, छोरी सियाणी होगी ब्याह कर दो, काल न भाग जाएली तो पूरे साम्राज्य में नाक कटा जाएली। तो राजा भोज देखता है कि बात तो सही है, छोरी ब्याह वाली होगी, ब्याह करनो ही पड़सी। सुबह उठे, पुरोहित को बुलाया। किसको बुलाया? पुरोहित को बुलाया, और पुरोहित से कहा कि जा पुरोहित ये सुपारी ले जा, और जहां तेरे को लड़का अच्छा लगे कि राजमती के लिए ये लड़का ठीक है, वहीं पे ये सूण बोलते हैं, सूण सगुन, ये सगुन की सुपारी उसे दे दे रहा। अब भाई ये जगह जगह खाक छानता हुआ पहुंचा अजमेर। इसने भी सुना कि यार अजमेर का शासक बड़ा ताकतवर है, दिल्ली को अपनी राजधानी बना रखा है, और मुसलमानों को यहां से इसने काफी नाम है इसका। तो अजमेर पहुंचा, और अजमेर पहुंच के सीधा बिसलदेव से मिला ये पुरोहित, और बोला कि राजा बिसलदेव बात यूं है कि हम हैं धार मध्य प्रदेश के राजा भोज के पुरोहित। अब पुरोहित क्या होता था? सम्मान्य होता था, ब्राह्मण होता था। तो बिसलदेव ने बैठा है उनको कि महाराज बताओ कैसे आना हुआ। तो उसका जो वो कहते हैं ना आव भाव, अतिथि सत्कार, और जनता के बीच में उसकी छवि और राजपाट, वो सारा देख के ये पुरोहित खुश हो जाता है। खुश होके कहता है कि बिसलदेव हमारी राजकुमारी है राजमती, उसके विवाह का प्रस्ताव लेके आया हूं मैं आपके लिए, तुम तैयार हो तो मैं राजा से बात करूं। तो बिसलदेव बोला कि आप सम्मानीय पुरोहित जी हैं और मैं आपकी बात को टाले नहीं सकता। आपने लड़की देख ली मतलब हमने देख ली। आज काल आला तो टांडा ही खूब करे थे, अरे पापा बहुत काली सी नाक का पता ना काई हो रही जो बुनाई चौकी। और छोरिया भी नाटक करती, खुद फेयर एंड लवली की दुकान, और फिर कहती है छोरा काला है। लेकिन ये नहीं पता कि कोयले की खान से ही हीरा निकलता है, और अधिकतर जो आगे बढ़े हैं ना वो काले ही मिलेंगे, कोयले से भी बुरे। लेकिन गवर्नमेंट जो नौकरी लिखा के आते हैं ग्रुप डी में, इसलिए तो कहता हूँ ग्रुप डी वाले कितने ही काले हो, मसंड काले हो, कोयले की तरह हो, लेकिन कालिया को ही कालिया मिलेगी, ये चीज ध्यान रखो। तो यहां से पुरोहित वापिस आता है राजा भोज के पास में और कहता है कि महाराज करे सेठ काकड़ी छोरी कड़े कि अजमेर का शासक है विग्रहराज, मतलब बिसलदेव चौहान, उसके साथ आपकी छोरी राजमती का विवाह पक्का करिए आया। अब आप ब्याह की लगन की डेट फिक्स कर लियो, तो मैं जार निमंत्रण दिया हूं फलाने दिन बरात ले राजा जी। तो भाई बरात लेके आने का फिक्स कर लिया, इधर बिसलदेव को भी मैसेज पहुंचा दिया फलाने दिन 17 फरवरी को क्या लेके आ जाना, बरात लेके आ जाना, हम इंतजार करेंगे। अब भाई इन दोनों का विवाह हुआ, इस शर्त के बाद विवाह हो गया, ये बीच का नाम उठा दो,
विवाह हो गया। अब विवाह के अंदर क्या है, बिसलदेव को अच्छा खासा दहेज मिला। क्या मिला? अच्छा खासा दहेज मिला। किसको? किसके साथ? राजमती के साथ विवाह करने पे। अब भाई साहब ये आदमी तो रुके ही नहीं, और जैसे ही पत्नी के साथ पहले चांद देख लिया। कौन? कि बिन देखे भी जो चांद था वो वास्तव में चांद ही है। कौन? राजमती। तो वैसे फूला नहीं समारा कि गांव का मान सबसे सूतरी छोरी मारी है ये। सुगली नहीं, सूतरी। सुगली तो होती है वो काली पीली, नाक में शेडो आतो रे। सूतरी का मतलब होता है एकदम चकाचक, ब्यूटी पार्लर की दुकान से निकला हुआ प्रोडक्ट। अब भाई यहाँ पे राजमती को पाके पहले ही खुश है, और इधर देखो अच्छा खासा क्या लेके आया, फॉर्चूनर गाड़ी लेके आया, वो भी सोने की पीली करेड़ी। अब ऐसा कुड़ते थमो, वो तो भाई मेहमाना के बीच, अरे देख इतना दहेज मिला है, और मेरे तो यहाँ सांबर में लूण निकलता है, चित्तौड़गढ़ मेरे को दहेज में मिल गया। तुम्हारे पास क्या है रिश्तेदारों? जैसे जिस दिन तुम नौकरी लग जाओगे, पीली गाड़ी फॉर्चूनर ले आओगे, फिर कहना रिश्तेदारों तुम्हारे पास क्या? तो ज्यादा उछलने का नहीं, नहीं लुगाई बिदक जाएगी, और लुगाई बिदक के बोलेगी महाराज बात ऐसी है, आगे तो लूणी छे, चित्तौड़गढ़ मिलो छे और डायजो मिले छे, लेकिन हिंदुस्तान की भूमि पर ऐसे भी राजा हैं जिनके साम्राज्य में हीरे मोती निकलते हैं। क्या समझे? दोबारा सुनो कि महाराज ज्यादा ऊंचा होने की जरूरत नहीं है। माना आपके पास 1.5 लाख घुड़सवार सैनिक है, लूण निकलता है आपके यहाँ सांबर में, चित्तौड़गढ़ आपको दाजे में मिल गया, ससुराल वालों ने अच्छा खुशा दे दिया, और मेरी जैसी ऐश्वर्या राय जैसी लुगाई भी दे दी, तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कई ऐसे राजा हैं जिनकी रियासत में सोने चांदी हीरे जवाहरातों की खाने हैं, और वो भी इतना नहीं उछलते जितना आप उछल रहे हो। अब भाई साहब लगी दिल पे सीधी कि आ लुगाई कुण की मारी, काट करी कुण की मारी, सुहागरात नहीं बनाएंगे। अरे मूड खराब कर देती है घड़ी घड़ी, इसीलिए तो बीबियां पसंद नहीं आती है कईयों को, हर बात में दिमाग खराब। अलग अलग कमरे में सोए, सुबह उठे, अब देखो सुबह उठते ये पड़ाव डालता है गोलकुंडा की तरफ और उड़ीसा की तरफ, कि साला जिन जिन के पास में रियासत है ना, सोने चांदी की खाने हैं, उन सबको जीत के आऊंगा, तभी इसके साथ रहूंगा मैं। ये होता है मर्द। कि मेरे को बोलीस तो कैसे बोली कि ऐसे और भी राजा हैं जिनके पास खाने हैं, पहले जाके इन सबको जीतना, फिर इसको जीतना। अब ये सुबह सुबह तैयार होकर निकलने लगता है, और कह पूछती है भाई रात गई बात गई भूल गई लुगाई, लुगाई बहुत जल्दी भूल जाए। ये बोली कट जा रहा जो कि रात को क्या बोली थी कि तुम्हारे जैसे राजा 5660 है जिनकी रियासत में सोने चांदी की खाने निकलती है, उन सबको जीतने जा रहा हूं। मैं तो समझा रही थी, वो तो उल्टी लेर बैठ को, मैं तो समझा रही थी कि इतना उछलना उचित नहीं है, आप जैसे कई राजा है, ये तो उल्टी लेके बैठ गया, और अब जा रहा कहां? गोलकुंडा और उड़ीसा, जिनके पास सोने चांदी की और हीरो की खाने हैं, उनको जीतेंगे। अब भाई साहब ये भेजे पहले अपनी बड़े काय बोल रहे लुगाई के, बड़ी लुगाई नहीं काय बोल रहे, भाभी वगैरह कुछ भी बोलते, भाभी को भेजा, और जेठा ने कि बाड़े जार समझाओ ना था देवर ने, अम्मा तो कहीं समझा ली, समझ रहे को ने, तो भाभी गई, देवर जी क्या बात होगी? अरे काई कुने साली बोलती है, कि बोलती है कि तुम्हारे जैसे राजा बहुत सारे हैं। अब वो मेरी वाली देख लेगी ना तो वो चल जाएगी। बोलती है कि तुम्हारे जैसे राजा बहुत है जिनके सोने चांदी की खाने हैं,
मेरा दिमाग खराब कर रखा है इस औरत ने, पहले उनको जीतूंगा फिर इसका दिल जीतूंगा। निकल गया, रोके नहीं, रुका, कंटिन्यू चलता रहा, जहां जहां खाने दिखी वहां वहां जीतता चला गया। और टाइम हो गया 12 वर्ष। अरे तो सारी खाने जीतनी थी, जिधर जिधर खाने हैं सबको जीतना है। अब 12 वर्ष के बाद में इधर इसकी भी हालत खराब हो जाती है, तो ये पुरोहित को बुलाती है, अपने दरबार में था तो उसको कहती है कि जाओ मेरा संदेश लेके जाओ, और किसको दो, बिसल देव को। उनसे कहना कि मेरे दाएं हाथ की अंगूठी मेरे बाईं बाजू में आने लग गई है। क्या समझे? मेरे दाएं हाथ की अंगूठी मेरे बाएं बाजू में आने लग गई है, अगर तुम नहीं आओगे सनम तो हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये था कि बिसलदेव विग्रह राज, मैं तुम्हारे प्यार में और तुम्हारे इंतजार में इतनी मरीज जा चुकी हूं कि मेरी जो अंगूठी है हाथ की वो मेरी अब बाजू में आने लग गई है, इतनी पतली हो गई हूं। शायद इसीलिए लड़की हमेशा पतली ही होती है, क्योंकि वो प्रेम और जज्बातों को ज्यादा जगह देती है। लेकिन आजकल वाली तो ड्रम रखती है भैया ऐसे लोगों का इलाज, कि जा बेटा तू कहाँ जाएगा, और थोड़े दिन बाद में पिलर में चुनवा देगी, टाइल्स के नीचे तो आएगी आदमी, अब पिलर है। अब वो पुरोहित लेके पहुंचता है, 12 वर्ष बाद में सारी कहानी बताता है। अब यहां की जो राजा और रानी थे, वो रानी बिसलदेव को अपना भाई बना लेती है और कहती है भाईड़ा तू कड़े मजा, उस राजमती जैसी 5660 लाके खड़ी कर दूंगी, तू जा मत छोड़ के। तो कहता है कि बाण बात ऐसी है, हम दिल दे चुके सनम, हम, मैं अजमेर से यहां तक आया हूं ना, तो कितने ही 5660 चेहरे देखे हैं, लेकिन चेहरा तो राजमती का ही मेरे को याद है, और मैं वापस जाऊंगा। अब उसकी हालत नहीं है, पता नहीं कब प्राण त्याग दे, क्योंकि उसके हाथ की अंगूठी अब बाजू में आने लग गई है। अब भाई साहब ये भाई आते हैं आपकी भाभी के पास अजमेर। हम तो जो राजस्थानी है ना, ये तो मध्य प्रदेश की थी, तो अपनी क्या हुई, रिलेशन नहीं पढ़ा गया रीजनिंग में। अजमेर आता है, और अजमेर आके किससे मिलता है, फिर राजमती गाती है मेरा सोना सजन घर आया है, मेरा सोना सजन घर आया। अब भाई साहब तसल्ली मिल जाती, और ये प्यार का इजहार होता है दोनों में। अब इधर से ससुराल वाले भी देखते हैं कि वाह शाबाश बेटा, बुला लिया आखिर जवाई ने, जवाई को बुला लिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, 12 वर्ष का, लेकिन तूने बुला लिया। अगर तूने बुला लिया तो हमने भी तुम्हें बुला लिया। दोनों के दोनों आ जाओ धार मध्य प्रदेश, दोनों के दोनों आ जाओ धार मध्य प्रदेश, क्योंकि गए ही नहीं थे, जाते कहां से। पहली रात कोई लुगाई ने ऊक चूक बोल दिया, बात याद है कौन सी, उछड़ नो मत ठाका जिसा और भी है, तो वो इधर लगा, और कहा 12 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। ये कहानी हमें किसमें मिलती है, बिसल देव रासों में मिलती है, जो किसने लिखी, नरपति नाल ने। और ये उल्लेख हमें कहां को पढ़ने को मिलता है, जिन्होंने हिंदी लिटरेचर पढ़ा होगा उनको ये चीज पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हिस्ट्री में कहीं नहीं पढ़ेंगे इसको।